हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स ट्रबल शूटर मयूर शर्मा एक बार फिर आपके सामने नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है हमारे पास में गॉस लॉ। तो बच्चों, गॉस लॉ पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं तो माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम देखते हैं तो हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन जो होता है, तो चार्ज के अंदर हमारे पास में चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, यानी चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बनकर बना है। एक एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग होता है और एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन मिलकर फिर चार्ज को बनाते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन पूरा एक ही होगा। तो इसकी वजह से चार्ज की जो वैल्यू होती है वो E, 2E, 3E एंड सो ऑन हो जाती है, यानी Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। यानी कि हमारे पास में चार्ज जो होता है वो E के मल्टीपल में होता है। अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज देना है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉडी में से बाहर निकाल लेते हैं, और अगर हमें नेगेटिव चार्ज देना होता है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बॉडी को दे देते हैं। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने पर यहाँ पर हमारे पास में हमें पता लगता है कि चार्ज डिस्क्रीट यानी कि टूटा हुआ है, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। अब जब हम बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे पास जब हम डील करते हैं तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यानी कि 1 कूलाम चार्ज जो होता है वो हमारे पास में 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन से बनता है। अगर पॉजिटिव चार्ज देना है तो इतने इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने पड़ेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो इतने इलेक्ट्रॉन हमें किसी बॉडी को देने पड़ेंगे। अब आप इमेजिन करिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं इस पेन को दे रहा हूँ और ये मेटल का बना हुआ है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सारा का सारा चार्ज बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी भी मेटल की बॉडी पर, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अगर हम इससे थोड़ी और छोटी बॉडी लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन और पास पास आ जाएंगे, और इतने पास पास आने के बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो गैप होता है वो इतना कम हो जाता है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से कनेक्टेड मानते हुए हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो चार्ज है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो कंटिन्यूस चार्ज है, यानी कि इट इज़ नॉट डिस्क्रीट। यानी हम ये मान सकते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी सरफेस पर, किसी लेंथ पर या किसी वॉल्यूम पर। जैसे कि आप ये समझिए कि जैसे हम H2O यानी कि वाटर को स्टडी करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि H2O जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन ये बात हमें तब पता लगती है जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी उसे बहुत पास से ऑब्जर्व करते हैं, बहुत छोटे लेवल पे ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जब हम पानी को पीते हैं या हम उसको फील करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि जो वाटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। वो उसका फ्लो, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें ऐसा फील कराता है कि वो स्मूथ कंटिन्यूस है, उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है। सेम चीज़ हम चार्ज के लिए भी मान सकते हैं कि जब हम चार्ज को बहुत छोटे लेवल पे देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे आते हैं और जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर हम चार्ज को कंटिन्यूस मान सकते हैं
और ऐसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में गॉस लॉ है। तो हमारे पास में हमारा गॉस लॉ हमें कैसे हेल्प करता है? हमारा जो गॉस लॉ है वो हमें हेल्प करता है इस तरीके से कि जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमारे पास में गॉस लॉ का पढ़ने का रीज़न क्या है? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास में कोई भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से हमें क्या करना है? चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम पीछे वीडियो में देख चुके हैं, पिछले बार हमने देखा था कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये हमने स्टडी किया था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कैलकुलेट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी से, ठीक है, और एक होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास सिग्मा जिसे हम सरफेस के लिए यूज़ करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और रो के लिए हम कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो कभी भी अगर हमारे पास में पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास में कूलाम्स लॉ होता है और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स या कुछ भी हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसके लिए हम कूलाम्स लॉ को कम यूज़ करते हैं। क्यों कम यूज़ करते हैं? क्योंकि उससे जो कैलकुलेशंस होती हैं दे आर वेरी टफ एंड लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो कूलाम्स लॉ इन चीज़ों से डील करने के लिए कन्वीनियंट मेथड नहीं है। कूलाम्स लॉ से भी हम यहाँ पर मतलब चीज़ों को निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं, लेकिन कूलाम्स लॉ से ज़्यादा एक इजी तरीका होता है, वो है हमारे पास में गॉस लॉ। इसके एप्लीकेशंस आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे जिसमें हम इसको किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम जो होती है वो बेसिकली क्या कहती है? तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास में फाई से डिनोट होता है। तो गॉस लॉ जो होता है वो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से डील करता है। तो जब ये क्लोज सरफेस से डील करता है तो क्लोज सरफेस के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग सरफेसेस होते हैं। अब दीज सरफेसेस जो होती हैं आर कॉल्ड क्लोज सरफेसेस। जैसे हमने एक जैसे रूम है तो रूम हमारा जनरली क्यूबॉइड फॉर्म में होता है, उसको चारों तरफ से हमने बंद कर दिया और बीच में चार्ज रख दिया, 1 2 3 चार्ज बॉडीज़ रख दी, तो वो एंक्लोज हो गए चार्ज किसके अंदर? एक क्लोज सरफेस के अंदर। तो या हमने एक प्लास्टिक की बॉल या मेटल की बॉल ले लें, उसके अंदर चार्ज रख दें, या किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जब आप चार्ज रखते हैं तो सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यू नेट। नेट का क्या मतलब है? नेट का मतलब होता है यहाँ पे टोटल चार्ज। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल चार्ज को जो है यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, और टोटल चार्ज की वजह से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है फाई, वो क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी भी सरफेस से निकलने वाली टोटल फील्ड लाइंस होती हैं जो नॉर्मली पास करती हैं।
यानी कि हमारे पास में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस ड्रॉ करते हैं तो उस सरफेस में से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होती हैं नॉर्मली जो पास करती हैं, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे जो पास करती हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होता है वो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू फाई। तो अब इसको हम स्टेटमेंट क्या कहेंगे, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये कौन है, फाई। तो हम इस फॉर्मूले से ही डेफिनेशन को याद करेंगे। फाई क्या हो गया, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। यानी किसी भी क्लोज सरफेस में से निकलने वाला टोटल जो फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक, अब इस गॉस थ्योरम से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्योंकि यहाँ फ्लक्स आ रहा है तो वी कैन कैलकुलेट द फ्लक्स ऑल्सो एंड द टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो अब गॉस लॉ के हमारे पास में 3 फायदे हो गए। सबसे पहले हम इसमें से इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, टोटल फ्लक्स। ठीक है, दूसरा हम इससे क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज जो किसी भी सरफेस में एनक्लोज्ड होता है। और तीसरा हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये 3 चीज़ें हम गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से, एक बहुत आसान मेथड से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एनालिसिस करते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास में इस फॉर्मूले से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इट इज़ वैलिड फॉर ऑल क्लोज सरफेस, ये सभी क्लोज सरफेसेस के लिए काम करता है। यानी जो हमारे पास में नेट चार्ज है, नेट चार्ज जो होता है वो सारे के सारे क्लोज सरफेसेस से, ठीक है, के लिए काम करता है। अब वो क्लोज सरफेस कोई भी हो सकता है। जैसे आप एक बैलून ले लीजिए, बैलून को आपने ब्लो किया, हवा भरी, उसको बांध लिया और वो एक क्लोज सरफेस हो गया। अब उसके अंदर या उसके सरफेस पर आप कोई भी चार्ज दे सकते हैं। प्लास्टिक की बॉल, वो भी क्लोज सरफेस हो गई, लेकिन उसका शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, किसी भी शेप के लिए गॉस थ्योरम काम करती है। तो इट इज़ वैलिड फॉर ऑल क्लोज सरफेसेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में कोई भी डायमेंशन, एरिया, लेंथ, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं आती। फ्लक्स केवल 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये नंबर 1 किस पे, चार्ज पर, और दूसरा परमिटिविटी पर। तो जब तक टोटल चार्ज चेंज नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मैं एक स्फीयर ले लूँ, एक क्यूबॉइड ले लूँ, एक सिलेंडर ले लूँ, तो इनके अंदर जो हमारे पास में जो चार्ज है वो यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी कि ये सभी सरफेसेस पे डिपेंड, सभी सरफेसेस के लिए वैलिड है और ये केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो शेप एंड साइज पर, यानी इट इज़ वैलिड फॉर क्लोज सरफेसेस एंड ऑल द शेप्स एंड ऑल द साइजेस until and unless total charge remains the same। यानी कि इसमें अब जैसे बोर्ड में, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर हम स्फीयर को हटा दें और इसकी जगह पर क्या लगा दें, क्यूबॉइड, या क्यूबॉइड को हटाकर हमने क्या कर दिया, सिलेंडर कर दिया,
तो यहाँ पे फ्लक्स में क्या चेंज आएगा, तो आपका आंसर होगा देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स, यानी फ्लक्स विल रिमेन द सेम, फ्लक्स सेम रहता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो हमारे पास में पहला पॉइंट यहाँ पर ये समझ में आया कि गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स जो होता है वो केवल चार्ज पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस का शेप और साइज क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर मैं चार्ज की पोजीशन चेंज कर दूँ, ठीक है, अभी जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास में ये क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड में हमने पहले कहाँ रखा था, इसको इस जगह पर रखा था। अब मैं इसको सरका के थोड़ा सा ऊपर ले गया या इसको यहाँ ले आया, तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है, हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स की। तो टोटल फ्लक्स विल नॉट चेंज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द चार्ज। व्हेन वी चेंज द पोजीशन ऑफ चार्ज इन द सरफेस, जब हम सरफेस के अंदर चार्ज की पोजीशन चेंज करते हैं तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता है। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस चार्ज को कहाँ रख दूँ, बिल्कुल सेंटर पे रख दूँ, तो अब हमारे इस क्यूब की कितनी साइड है, हमारे क्यूब की 6 साइड होंगी। तो किसी एक साइड में से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब सेंटर पे रखा है, ऊपर वाले सरफेस, नीचे वाले सरफेस, बाकी इधर 4 वॉल्स, इन सब से बीच में रखा हुआ है। तो अगर चार्ज से फ्लक्स निकलेगा, जैसे अगर हम एक बल्ब मान लें तो उसकी लाइट जो है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है, चारों तरफ फैल जाती है। तो जितनी लाइट सामने जाएगी उतनी लाइट पीछे, उतनी लेफ्ट, उतनी राइट, उतनी ऊपर, उतनी नीचे। ऐसे ही यहाँ पर फ्लक्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q फेस, एक फेस में से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा सरफेस कैसा हो, क्लोज्ड हो, सिमेट्रिक हो, और चार्ज भी सिमेट्री मेंटेन कर रहा हो, यानी चार्ज सेंटर पे रखा है। ऐसे ही अगर हम एक स्फीयर ले लें, तो इस स्फीयर में हमने यहाँ पर ये देखा कि ये हमारे पास में ये चार्ज बिल्कुल सेंटर पे है। तो ये स्फीयर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अगर हम फ्लक्स की बात करेंगे, किसकी, टोटल फ्लक्स की, ये सेम रहेगा, लेकिन इसमें अपर और लोअर पार्ट में जैसे हम देखें तो फर्स्ट पार्ट में Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड पार्ट में भी कितना हो जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स चेंज नहीं होता, लेकिन अगर हम इसकी सिमेट्री को बिगाड़ दें, हम इसको लेफ़्ट या राइट, ऊपर या नीचे ले जाएंगे, तब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक के ज़्यादा पास आएगा। ज़्यादा पास आने से, जैसे हम इसको ऊपर ले गए तो ऊपर वाले पोर्शन में से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी और नीचे वाले पोर्शन में से कम फील्ड लाइंस निकलेंगी, यानी फ्लक्स ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा और नीचे की तरफ कम हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं ये बोर्ड से रिलेटेड है और इस पे अक्सर कर पूछे जाते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 पॉइंट सीखे। पहला कि हमारे पास में जो टोटल फ्लक्स होता है वो केवल चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज को अगर हम इधर उधर ले जाते हैं तो टोटल फ्लक्स पे कोई चेंज नहीं आता। अगर हम शेप और साइज़ को चेंज करते हैं तो भी चेंज नहीं आता। अब जैसे एक क्वेश्चन अब अगर हम देखें तो हमारे पास में एक बैलून है। अब उस बैलून को हमने चार्ज दिया, ब्लो किया, उसको चार्ज दिया, अभी उसकी रेडियस r है, हमने उसमें फिर और एयर भरी और उसकी रेडियस हमने r से 2r कर दी और हमने उसको एक परफेक्ट स्फीयर मान लिया।
परफेक्ट स्फीयर माने या ना माने, उसका साइज़ डबल कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि शेप और साइज़ से कोई लेना देना नहीं है, हमने बड़ा कर दिया, उसको डबल कर दिया, तो लेकिन फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स विल रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि हमने चार्ज में कोई चेंज नहीं किया। इसी तरीके से बच्चे हमारे पास में, अब हम इस फैक्टर की बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे ये जो फाई होगा तो डैट विल बी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर हम वहाँ पर कोई भी क्या लिया है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, किसी भी जगह पर अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते ही, यानी कि पहले हमारा चार्ज एयर और वैक्यूम में रखा था, अब हम उसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ले गए, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से वहाँ पर जो क्या बोलते हैं फ्लक्स है, वो के टाइम्स जो होता है वो कम हो जाता है, यानी क्योंकि के टाइम्स वहाँ पे परमिटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर के का मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में, तो फ्लक्स के टाइम्स कम हो गया, ठीक। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारे पास में किस तरीके से हमारे पास फ्लक्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे ये सेंटर है, अब इस सेंटर के हिसाब से अगर हम चलें तो ये पहले वाले की रेडियस r1 है और दूसरे वाले की रेडियस कितनी है, r2। हमारे पास में अंदर यहाँ पर q चार्ज रखा है और यहाँ पर 2q चार्ज रखा है। आपको पहली चीज़ यहाँ पर ये बतानी है कि φ1 और φ2 का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो अगर हम देखें तो ये अंदर वाला जो सरफेस है उसके अंदर चार्ज कितना है, q। तो हमारे पास में φ1 की वैल्यू हो जाएगी q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दूसरा φ2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास में कितनी, तो इन दोनों के बीच में जो चार्ज है वो 2q रखा है। लेकिन आपको यहाँ पर ये गौर करना है कि जो बाहर वाला जो स्फीयर है, ठीक है, जो बाहर वाला जो स्फीयर है उसके अंदर ये छोटा वाला स्फीयर भी रखा हुआ है। तो छोटा वाला स्फीयर इस बाहर वाले स्फीयर के अंदर ही आ रहा है, तो हमें इसके चार्ज को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए टोटल चार्ज q प्लस 2q हो जाएगा और इसको हम लिख पाएंगे q प्लस 2q एप्सिलॉन नॉट। तो q प्लस 2q को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये φ1 प्लस φ2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगी, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट और 3q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसका रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:3, ठीक है। दूसरी चीज़, अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इस स्फीयर के अंदर क्या भरा हुआ था, एयर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो हमारे पास में 5 है। तो अंदर वाले स्फीयर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, 5। तो यहाँ पर अब ये जो φ1 होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी पहले इसकी वैल्यू थी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, q अपॉन 5 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास में नया फॉर्मूला यानी नई वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स की। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से हमें चार्ज को लेना है। हम टोटल चार्ज जो होता है वो वही लेते हैं जो उसके अंदर एंक्लोज होगा। अंदर वाले के अंदर केवल q था और बाहर वाले में q और 2q दोनों काउंट होंगे क्योंकि वो उसके अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं और मीडियम आने से चेंज जो होता है वो ये आता है कि वहाँ परमिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चे। तो गॉस थ्योरम को आगे ले जाते हुए अब हम इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं,
ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बच्चों करा रहा हूँ, तो गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। गॉस थ्योरम आपसे लिखा जाएगा स्टेट द गॉस थ्योरम एंड ऑल्सो राइट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपने स्टेटमेंट लिखना है और जो इक्वेशन जो भी मैंने आपको लिखवाई थी फाई इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वो आपको वहाँ पर लिखनी होगी। उसके अलावा जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस पर फ्रीक्वेंटली आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में ये आया है कि हमारे पास में ये कोई भी एक स्फेयर है और उस स्फेयर के अंदर हम डाइपोल को ले गए, तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जब यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास में अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम ये हो जाएगा क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो फ्लक्स भी ज़ीरो हो गया। यानी कि हमारे पास में अगर डाइपोल रखा है तो डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो टोटल चार्ज यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा और टोटल चार्ज ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि डाइपोल जब हम स्फेयर के अंदर ले गए तो टोटल चार्ज ज़ीरो था तो फ्लक्स भी ज़ीरो था। अब ये डाइपोल जो है वो तो इस स्फेयर के अंदर है। मान लीजिए कि अब आपके पास क्वेश्चन आया कि आपके पास में यहाँ पर प्लस 5q माइनस q और माइनस 8q चार्ज रखा हुआ है और एक प्लस 2q चार्ज यहाँ रखा हुआ है और ये S जो है वो एक क्लोज सरफेस है। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास में हमें केवल उसी चार्ज को ध्यान में रखना होता है जो चार्ज सरफेस के अंदर होता है, जो सरफेस के बाहर होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो यानी कि इसका मतलब हमें केवल किस चार्ज से मतलब है, प्लस 5q माइनस q माइनस 8q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 8q और q माइनस 9q और ये एप्सिलॉन नॉट, तो 5q माइनस 9q तो कितना रह गया हमारे पास, माइनस 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी द आंसर। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने लेके जा रहा हूँ। ये इसमें बहुत बार रिपीटेडली ये एग्ज़ाम में आ चुका है। जैसे आप के अपने पास देख सकते हैं जो भी आपका सैम्पल पेपर है या बुक्स हैं तो उसमें इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे। मैं उनमें से एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर तैयार करिएगा क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और इसके आगे भी बहुत अच्छे चांसेस हैं जिसको रिपीट होने के। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड के पेपर से पहले ज़रूर प्रिपेयर करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास 3 एक्सिस हैं, x, y, z। अब इसके अंदर जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में ये क्यूब, जब हम इस क्यूब को देखते हैं तो ये हमारे पास में ये जो क्यूब होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। अब सपोज़ कीजिए कि ये जो डिस्टेंस है वो a है और इसकी जो साइड है वो भी a है और ये भी a है और ये जो हाइट है वो भी a है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्यूब है। ठीक, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है इसको हम 0.1 मीटर और 0.1 मीटर और ऐसे ही a और a भी 0.1 मीटर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है Ex इक्वल टू 50x आई कैप न्यूटन पर कूलाम दिया हुआ है और यहाँ पर y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यानी ये कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है जो केवल x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 है।
यानी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में इसमें हम ये पहले तो फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में होता है E डॉट ए। तो आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये क्यूब दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड फ्लक्स एंड नेट चार्ज एनक्लोज इन द क्यूब। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ सॉल्यूशन से पहले। x y z तीन क्या हो गए हमारे पास, एक्सिस हो गई। फिर हमारे पास में ये क्यूब हो गया जो जिसकी पोजीशन इस तरीके से दी हुई है कि ओरिजिन से ये a डिस्टेंस यानी 0.1 मीटर पे है और इसकी जो साइड है वो भी 0.1 मीटर है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस जो क्यूब है इसमें टोटल फ्लक्स कितना है और इसके अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है। तो इसके लिए हमारे पास में हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे। गॉस थ्योरम का यूज़ करके हम चार्ज को निकाल पाएंगे, फ्लक्स हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। दूसरा तरीका मतलब यानी कि इसके फॉर्मूले से फाई इक्वल टू ई डॉट ए, और इसका फॉर्मूला ये होता है, ये हो जाता है ई डॉट ए का मतलब होता है ई ए कॉस थीटा। अब मेरे पास में यहाँ पर क्यूब के 6 सरफेसेस होते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस पर है। कौन से एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो एरिया वेक्टर होगा ऊपर वाले पर, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें एरिया वेक्टर लेना होता है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होता है। तो जब हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से ऊपर आएगा, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर वाई एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर, एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम cos 90 लगाएंगे और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी ये y एक्सिस पर और x एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये z और उधर भी z। तो ये जो आप 4 सरफेसेस देख पा रहे हैं, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, इन सभी के लिए cos थीटा की वैल्यू cos 90 यानी कि टोटल वैल्यू 0 होगी। तो देयरफॉर यहाँ पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो 4 जो हमारे फेसेस हैं उनके अंदर कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब बचे आपके पास में 2 फेस। 2 फेस कौन से, इनको हम नाम दे देते हैं फेस नंबर 1 एंड फेस नंबर 2। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम एरिया वेक्टर लेंगे। ये एरिया वेक्टर जो होगा वो A1 बाहर की तरफ होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। मुझे कैसे मालूम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि इक्वेशन बता रही है इसके अंदर आई कैप आ रहा है और ये प्लस साइन दे रहा, तो इसका मतलब ये प्लस एक्स एक्सिस पर है, वाई पर नहीं है, जेड पे नहीं है। इसके लिए सरफेस हमारे पास में एरिया वेक्टर A2 इस तरीके से होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन पॉजिटिव साइड पर होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो इन दोनों सरफेसेस के लिए एंगल थीटा 0 डिग्री होगा और इन दोनों के लिए थीटा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारे पास में ये सरफेस हो गया 2 और ये सरफेस हो गया 1। तो सबसे पहले मैं इसमें से फ्लक्स निकालूंगा। तो इसके लिए हम लगाएंगे E1 A1 cos 0। E1 की वैल्यू 50। अब x, तो बेटा जी x ये है पोजीशन, कहाँ से, ओरिजिन से। तो यहाँ पर ये वाला जो सरफेस है x एक्सिस पे कितनी दूर है ओरिजिन से, इसके लिए टोटल डिस्टेंस होगी a प्लस a यानी कि 2a। 2a और a की वैल्यू कितनी हो गई 0.1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया
इस सरफेस पर। फिर दोबारा बता देता हूँ, ये इक्वेशन थी 50x, x का मतलब पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो सरफेस है ओरिजिन से a प्लस a यानी कि 2a, और a की वैल्यू हो गई 0.2, तो ये हमारे पास आ गया 52x, और a1 एरिया हो गया किसका, इस फेस का। तो किसी भी क्यूब का जो एरिया होता है एक फेस का वो स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का एरिया हो गया यानी कि 0.1 इंटू 0.1, और cos 0 की वैल्यू हो गई 1। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 52 जा 100 इंटू 1 2 3 यानी 10 टू दी पावर -3। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू बच्चे कितनी आ गई, 2 प्लस की पावर -3 की, तो 10 - 1 यानी 0 पॉइंट, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है फ्लक्स का यूनिट आ गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब इसी में हमारे पास में हम आ जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा E2 A2 cos 180। तो E2 इस फॉर्मूले के हिसाब से निकलेगा। तो अब हम 50x लगाएंगे, लेकिन ये वाला जो सरफेस है वो केवल कितनी दूर है, 0.1 मीटर पे। तो जब ये 0.1 मीटर पे है तो E2 की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे 2 क्यों लिया था, a और a था, 2a था, यहाँ पे सिर्फ a है, तो ये 0.1 हो जाएगा। एरिया चाहे हम इधर का लें चाहे इधर का लें एक ही रहेगा, 0.1 इंटू 0.1 यानी साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू आएगी माइनस में। तो हमने यहाँ पर टोटल फ्लक्स यहाँ पे क्या निकाला, φ1 प्लस φ2। तो यहाँ पर 0.1 माइनस 0.05, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ये सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स था। तो बच्चों अब यहाँ पे बात आती है कि अब हमें चार्ज कैसे निकालना है। तो ये चार्ज निकालने के लिए हमारे पास में अब हमें कौन हेल्प करेगा, हमारी गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर इसमें से फ्लक्स निकल रहा है तो वो फ्लक्स किसके इक्वल होना चाहिए, तो फ्लक्स होना चाहिए किसके इक्वल, Q नेट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q नेट इज इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 0.05, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 42, 4 कैरी, एंड 5 8 जा 40 एंड 4 44। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 0.445 10 टू दी पावर -12 कूलम। आप इसे यहाँ पर इसे लिख सकते हैं पिको कूलम। 10 टू पावर -12 को हम क्या लिखते हैं, पिको। अगर आप कूलम में छोड़ना चाहते हैं तो भी आंसर सही है, आप पिको कूलम में लिखते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया, अगर 10 टू पावर -12 कहीं आता है तो पिको कूलम होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने जो आज सीखा वो गॉस थ्योरम सीखी कि गॉस थ्योरम किस तरीके से होती है और उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस गॉस थ्योरम के दूसरे भी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि हमारे पास में हम गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास में हमारी अगली वीडियो जो आएंगी उसमें हम उन चीज़ों को शेयर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।